अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वह इस वक्त ऑफिस में बैठा पुरसोच अंदाज में आगे पीछे हल्का सा झूल रहा था। उसने आन को बिल्कुल असल बात नहीं बताई कि मिसिस बिलाल तकी ने क्या कहा। मिसिस तकी, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम आन असमत से 100 कदम की दूरी पर रहोगे, वरना फिर बिजनेस रिलेशन भूल जाना। मिसिस तकी डरी जरूर, लेकिन फिर भी अपने असली डीड पन से बोली जरूर के वो आन जैसी नाजायज लड़की के किसी रिश्ते पर साइड ले रहा है, कि किस रिश्ते पर साइड ले रहा है जिस पर अलीदान दारा था। खबरदार, अगर आइंदा से तुमने आन असमत को इस घटिया लफ्ज से पुकारा, उसकी पहचान मुझसे है, मैं ही उसका बैकग्राउंड हो, वो मेरी औरत है। आइंदा उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना अलीदान शाह क्या कर सकता है ये तुम सोच ही सकती हो। फिर उसे आन का ये कहना याद आया, मैं मुतजस्सिस हूँ, आपके इर्द गिर्द हजारों खूबसूरत औरतें मौजूद हैं, फिर आपने मुझे ही पसंद क्यों किया? क्या इसलिए कि मैं सबसे मुतलिफ हूँ, गरीब हूँ, या मेरी जिंदगी काबिल रहम है? और क्या आपको मुझ पर तरस आता है? अलीदा ने लब बीच कर उसकी आंखों में झांका। मेरे पास इन सवालों के दो जवाब हैं। क्या आप क्या सुनना पसंद करेंगी, सच या झूठ? आप बताएं, क्या सुनना पसंद करेंगी? सच, जो वाकई में सच हो। आने लब काटे। अलीदा ने उसकी हरकत पर उसे घूरा। दोनों ही सच है, बस बताने का तरीका मुख्तलिफ। एक सच ये कि जब मैं आपके साथ होता हूँ तो बोलने की हवाश जागती है। दूसरा सच ये है कि मैं ऐसी औरत ढूंढता था जो मेरे दिल को फतह करे और बड़े हक से मुझ पर हुकूमत करे। उसकी नीली आंखों में झांकता हुआ बोल रहा था, दो टोक बात करके मैं आपके साथ आपके सीने पर सर रखकर सुकून पाने का हवाशमंद भी हूँ। यह सुनकर आन की सांस ऊपर की ऊपर आएगी। उसे बुरी तरह से खांसी लग गई। दोनों वो बुरी तरह से खांसने लगे। नवाला फंस गया था शायद। अल्दा ने गिलास उसके मुंह से लगाया, बेहतियात पीठ सिलाने लगा। उसकी संभल से मोहब्बत की और शो हो रहे थे। साफ वादा था कि उसके लिए क्या महसूसात रखता है। देन यू लव मी? काफी देर बाद जब उसकी सांस नॉर्मल हुई तो उसकी आंखों में देखकर मासूमाना सवाल किया। आन का ये पूछना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अलीदान को मसरत से हम कनार कर गया। मैं आपको पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे अपने एहसासात मोहब्बत के लिए अभी नामुकम्मल से लगते हैं। एक गहरी सांस भरकर सरगोशी की। मुझे अभी सख्त मेहनत की जरूरत है। आप मुझसे शादी की हवाशमंद है, बिना किसी मोहब्बत के? आन ने जानना चाहा। अगर आपकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो नेचुरली ये नामुमकिन होता। उसके करीब झुका, गंभीर लहजे में उसके कानों में फंसू बखेरने लगा, जबकि मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरे लिए आपका वजूद मैकेनिकल मेडिकली खुशबू की तरह है। फर्क बख्श। उसका लहजा मदहोश होने लगा। लेकिन मैं तो मेडिकल खुशबू नहीं लगाती, आन मासूमियत से बोली। उसकी मेडिकल खुशबू की मैंने हेस यही आहस कर पाए, जबकि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहार की खुशबू की मानंद है आप। अलीदा ने उसके चेहरे को करीब से छूना चाहा, जिस पर आन ने बौखला कर चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। अगर वो उसको ना जानती होती तो उसकी ऐसी गुफ्तगू पर वो पुलिस को कॉल करती, लेकिन यहाँ वो बेबस हुई थी। आन ने खुद को बामुश्किल संभाला, लेकिन बोली तो आवाज में लजरिश फासिया साफ दिखती थी। अलीदान, मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा है। उनकी जिंदगी को सामने रखते मैं अपनी फीलिंग्स उस शख्स पर जाया नहीं कर सकती जो मुझसे मोहब्बत ना करता। मैं उम्मीद करती हूँ आप खुद को वापस मोड़ लेंगे। मैं अपने लफ्जों से आपका दिल नहीं दिखाना चाहती। अलीदा ने लब बीचे। ये आप कैसे कह सकती है कि आप मेरी तरफ बढ़ेंगी तो आपको दुख में ही मिलेगा? हो सकता है मैं ही जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके काबिल हूँ। गंभीर सा लहजा अपनायत और मोहब्बत से बड़ा हुआ। वो दाग हुई, फिर संभल कर जहमी सा मुस्कुराए। लेकिन मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बेबस हुए। कुछ भी तो गैर मशरूत नहीं होता। इल्जाम के इनकार को हाथ में नहीं लाया, लेकिन आन आपके कुछ ना बोली, बस खामोशी से उसे देखेंगे। फिर गहरी सांस लेकर थोड़ी दूरी बनाई और बैग से एक लिपटा हुआ गिफ्ट निकालकर टेबल पर रखा। ये क्या है? वह दंग हुआ था। अपना तशकर जाहिर करने की अदनी सी कोशिश की है। ये गिफ्ट मैंने कल आपके लिए खरीदा था। जानती हूँ ये आपके काबिल नहीं, लेकिन मैंने फिर भी खरीद लिया, सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए। अगर आपको पसंद ना आए तो जाते हुए उसे कहीं फेंक दीजिएगा, जहां से मैं ना देख सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता नजर झुकाए बोलते गए। ये सुनकर अलीदा ने आईब्रो उठाए। गिफ्ट? ये उसकी जिंदगी में पहला मौका था कि एक औरत की तरफ से उसे गिफ्ट मिल रहा था। हैरत की बात ये थी, अलीदा जैसे सरमाया तैयार के लिए। अलीदा प्यारा सा मुस्कुराया और हाथ बढ़ा कर चाहा कि गिफ्ट खोलकर देखे, मगर आ ने उसके हाथ पर हाथ रखकर रोका। अलीदा ने उसके सफेद मुंह में उंगलियों वाला बिना किसी राय से पाक खा देखा, फिर आन को शर्म महसूस हुई
और अपनी बेहतियाती पर जी बढ़कर खुद को लान तान की। जल्दी से हाथ उठा लिया। आप यहाँ पर नहीं खोल सकते, प्लीज। अलिजा ने आंखें सुखाकर उसको घूरा। क्या पुर इसरारियत है? मैं सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ कि इस कमतर तोहफे को देखकर आपकी आंखों में अगर नापसंदीदगी नजर आए तो मुझे सख्त दुख होगा। अलिजा ने फिर भी बॉक्स उठाकर खोला, जिसमें एक स्टील का ब्लू पेन चमक रहा था। अलिजा ने पेन उठाकर देखा, जिस पर उसका नाम कुंदा किया गया था। वो हैरान हुआ। ये नाम आपने कुंदा किया है? आनस शर्मसार हुए। नहीं, ये नाम मैंने कारीगर से कहकर कुंदा करवाया है। अलिजा ने शौक से पेन उठाकर बागोर देखा, जहां लिखा था शुक्रिया अलिजान शाह। अलिजान मुस्कुराया और पेन उठाकर सामने के जेब पर अटका लिया। कैसा लग रहा है? अलिजा ने तौसीफ चाहे। बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन आपके टेस्ट का नहीं। आन शर्मिंदा हुए थे। नहीं, ये बहुत बहुत प्यारा है, मैं उसको मुकम्मल इस्तेमाल करूंगा। आन को अंदर ही अंदर खुशी हुई। इसका मतलब उसने आन का दिया हुआ हकीर सा तोहफा कबूल कर लिया। लेकिन वो नहीं जानती थी, जिस तोहफे को वो हकीर जानकर शर्मसार थी, उस शख्स के लिए वो तोहफा महंगे से महंगे तोहफों के मुकाबले में कुछ भी न था। अलिजान कुर्सी पर बैठा ये सोचकर प्यारा सा मुस्कुराया, पेन उठाकर सामने रखा। दूसरे दिन वादे के मुताबिक आन शाह यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। कोई भी नहीं जानता था कि वलिदान शाह किस स्पोर्ट पर आई है। आन ने पहले अलिजान से कहला दिया था कि कंपनी में वो ऐसा जाहिर करेंगे जैसे दूसरे को नहीं जानते। वे एक नई एम्प्लॉय के तौर पर आई थी, अपने काम में मसरूफ। उसका काम बिजनेस डिपार्टमेंट में नई प्रोडक्ट्स के बारे में स्टाफ को समझाना था। कंपनी ने टोटल 4 लेक्चरार भर्ती किए थे। हर एक सिर्फ एक प्रोडक्ट को समझाने का जिम्मेदार था। दूसरे हफ्ते तक उसने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया था। रिद्दो फरोख्त की सूसियात अच्छे से सीख ली थी। दिन को उसने अलिजान को कॉल की कि आप काम से फ्री हो गए। आने एहतियात से टी रूम की तरफ नजर की और सरगोशी में जवाब दिया, अभी तक तो नहीं। क्यों? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अलिजा ने नागवार से पूछा। अभी हर एक अपना काम कर रहा है। आने धीमे से कहा, बस अब आपको जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाए। अलिजा ने हुक्म दिया। ऐसे कैसे? आन दंग हुई। कोई देख लेगा। मुझे भूख लगी है, आपने यकीनन अपना वादा पूरा किया होगा, वजह बताएंगे। आन मुस्कुराई। ऐसा है कि मैं लंच बॉक्स फ्रंट डेस्क पर रखा हुआ है, आप अपने सेक्रेटरी को भेजकर मंगवा लें। मशवरा दिया। नहीं, वो इस काम के लिए महसूस नहीं। तो फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आन ने मसला बताया। तो फिर जब काम मुकम्मल कर ले तब आ जाना। पेंट हाउस में तनहा हूँगा, कोई नहीं आता, बेफिक्र रहे। लेकिन आन मनाई। हमारे टीम लीडर ने कहा है कि हम चारों साथ लंच करेंगे। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि पहले दिन मैं उनके साथ नहीं जा सकती। देन कम एंड फाइंड मी आफ्टर फिनिश ईटिंग। अलिजा ने बुरा बनाया। लेकिन आने कुछ कहना चाह, लेकिन अलिजा ने यह कहकर बात खत्म कर दी, जाएं जाकर काम करें। इट इज सेटलेटेड देन। फोन रख दिया और आन बस फोन को घूरती रही। अलिजा ने सेक्रेटरी को फोन किया। आरजी तौर पर बाकी लेक्चरार को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कौन लाया था? जो भी लाया है उसे बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दो। सेक्रेटरी दाग हुआ। अभी? हाँ, फौरन, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। उस कॉल के बाद तुम भी ऑफ चले जाना और आधे घंटे बाद वापस आना। आधे घंटे बाद आन एलिवेटर की तरफ आए। 36 फ्लोर पर आकर उसे इधर किसी की मौजूदगी की तसल्ली की और फिर कॉरिडोर में आगे जाने लगे। जब एक दरवाजे पर CIO ऑफिस लिखा हुआ था। आने नॉक किया। अंदर से अलीदान की गंभीर आवाज है, यस कम इन। आन ने गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया। दरवाजा धकेल कर अंदर आई, जहाँ पर अलीदान ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था। आन ने घूरा। आपने आज मुझे मरने जैसा कर दिया। वो सीने पर हाथ रख अपना सांस दुरुस्त करने लगी। क्या हुआ? उसकी हालत देखकर करीब आया। क्या हुआ? आन ने दोहराया। ये पूछे क्या नहीं हुआ? मैं तो डर गई थी अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। मैंने पहले 35 फ्लोर का बटन दबाया था। एलिवेटर से निकलने के बाद अच्छी से तसल्ली की कि कोई नहीं, तब ऊपर आई हूँ। आन ने सांस भरे। क्या होता अगर कोई देख लेता तो? अलिदान उसकी परेशान सूरत को देखकर दिलचस्पी से देखा। तो मैं वापस चली जाती, ये कहकर कि गलती से इधर आ गई हूँ। आन मुस्कुराए। आपको देखकर लोग यही समझते हैं आपका मुझसे खुफिया रिलेशन है। ये कहते वो आन के करीब आया और चेहरे की तरफ झुका। आन की सांस थाम गई और चेहरा सुरख हुआ। अलिदान कान के करीब होन किए मोहब्बत सा सरगोशाना बोला, क्यों ना इस बात को सच कर दे। आन के हाथ उसकी कुर्बत से कपकपाने लगे। धड़कनों ने जैसे मैसूर कुन लाग अलापा। आन चौंकी और दूरी बनाए तो कदरे हफ्की से बोले, अलिदान शाह, अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर मैं नहीं आऊंगी। लंच बॉक्स टेबल पर रखी प्यारी सी धमकी देंगे। अलिदान ने ज्यादा परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। मुस्कुराकर सा हिलाता जाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। लंच बॉक्स खोलकर झांका। चिकन विंग
स्टीम्ड फिश और चावल के साथ रोटी और सलाद। अलीदान हैरान हुआ, आपने ज़्यादा ही खा लिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपकी कर्जदार हूँ, मैं कुछ तो अदायगी लाजिम है ना, मुस्कुराकर जैसे लाजवाब किया। कल रात रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब आन ने बिल पे करना चाहा था, तब वेटर ने उसे बताया कि अलीदान शाह इस रेस्टोरेंट का शेयर होल्डर है, इसलिए खाने का बिल नहीं बनेगा। जब उसने अलीदान से नाराजगी से पूछा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले से बता देता तो आपके हलूस का पता कैसे चलता? वो घर पहुंची तो जायान आवान बाहर खरच का इंतजार कर रहा था। जायान भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिलने को दिल कर रहा था, सोचा आन के साथ डिनर किया जाए। वो मुस्कुराया, उसे घर में बैठे का कहकर खुद दूसरी तरफ आ गया। दोनों इस रेस्टोरेंट में आए जहाँ पर अक्सर आते थे। जायान ने ऑर्डर किया, आन कैसा रहेगा अगर तुम अपनी ही कंपनी में आ जाओ? मैंने तुम्हारे लिए एक ओहदा छोड़ा है, हम साथ ही रहेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकूंगा। उसकी बात पर आन हैरान हुई। डैडी और मेरी माँ के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये देख लूंगा। डैडी खुद भी चाहते हैं। जायान भाई, ये अच्छा हुआ अगर आप मुझे इन सब से दूर ही रहने दें। अमान फैमिली मेरे लिए मुआफक नहीं है, लेकिन डैडी तुम्हारे बाप है ना, और बाप ही रहेंगे। मेरा कोई बाप नहीं है। आने सर ताकत से लफ्ज बाप पर जोर देकर साथी से कहा, अच्छा होगा अगर आप इस टॉपिक पर बात ना करें, वरना मैं चली जाऊंगी। आने पर्स टेबल से उठाया। हफ्की साफ उसके चेहरे से दिखती थी जैसे उसे ये बिल्कुल पसंद आया हो। उसे लगा जाया ने इसी मकसद से लाया था। जाया ने ठंडी सांस भरी। उसी वक्त सिकंदर अवान की व्हील चेयर वेटर चलाता हुआ आ रहा था। साथ जायान की माँ मायरा अवान भी थे। जायान उठकर हुआ, डैड मॉम आप यहाँ? मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को फोन किया था जिसने बताया कि तुम डिनर के लिए अपनी बहन के साथ गए हो। बिनेश तो अपने रूम में सो रही थी, फिर कौन सी बहन है जिसके साथ तुम खाने के लिए आए हो? माँ, इनफ। कंपनी का CIO इस औरत के साथ मसरूफ है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, और तुम अब भी उसके साथ खाने का मूड बनाए हो। जायान, आहत तुम्हारा दिमाग किधर है? कुछ होश है तुम्हें? कंपनी में क्या हुआ उसका आन से कोई वास्ता नहीं है। माँ, आन पर इल्जाम मत दे। क्या मैं गलत हूँ? कैसे औरत ने अलीदान शाह को नहीं भड़काया? शाह इंडस्ट्री अब अवान इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया सिर्फ इस औरत के भड़काने की वजह से, वरना इतने साल हो गए दोनों खानदान एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। ये लोग इस औरत ये आग इस औरत की भड़काई हुई है। वो शदीद गुस्से में चला रहे थे। इनफ। जायान, उसे बाहर ले जाओ। सिकंदर अवान ने जायान को कहा और जायान माँ को खींच कर बाहर ले गया। तब सिकंदर आन की तरफ मुड़ा, ग्रेजुएशन कैसे चल रही है? आन ने तनज़िया नजर उसको देखा, क्या उनको उससे कोई फर्क पड़ता है? मिस्टर अवान, डोंट बीट अराउंड द रबिश द बिश। हम में ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। असल मुद्दे की तरफ आए। सिकंदर अवान खुद को गुस्सा करने से रोका। ये सच था कि उसकी ये बेटी हद से ज्यादा जिद्दी थी। तुम्हारे और अलीदान शाह के बीच में दर हकीकत क्या चल रहा है? आने ला बीचे, इट्स ओनली माई पर्सनल बिजनेस। वह अमान इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, उसके लिए तुमने उसे आमादा किया है। आने ला बीचे, कौन जानता है, हो सकता है ऐसा हो। आन ने उसके शक को रहने दिया। अगर तुमको हमसे शिकायत है तो हमारे पास आओ। ये छुपकर अलीदान के साथ चाल मत खेलो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितनी दुखी होती। मैंने पहले भी कहा था मेरी माँ का जिक्र मत करे। आने होंठ काटे। तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं थी। ऑफ कोर्स। आन का चेहरा बर्दाश्त से सुरख हुआ। वो एक ऐसी नाबीना बसारत के मालिक थे जिसकी आपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उठ खड़ी हुई, मुझे जानना चाहिए। अलीदान को छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा आदमी मुंतखब किया है। टाइम निकाल को से मिलना। सिकंदर अवान साथ लहजे में कहा। आने स्पाट नजर से देखा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? आने जानना चाहा कि फिर वो क्या करेगा। अलीदान शाह के साथ ये नामुमकिन है। आन मुस्कुराई, ये मेरा मसला है, आपके लिए तकलीफ का बायस बहरहाल नहीं बनोगे। ये कहते ही वहां से निकलते चले गए। बाहर जाया ने उसे जाता हुआ देखकर पुकारा, आन रुको तो, लेकिन वो अनसुनी करती गेट से बाहर निकल गई। पीछे जाया ने परेशानी से सर थाम लिया। डैम इट। उसे आन अपने हाथों से निकलती हुई महसूस हुई थी। टैक्सी काफी देर से मुख्तलिफ रास्तों पर चली जा रही थी, लेकिन आन अपने ही परेशान कुल ख्यालों में खोई थी। आहर तंग आकर टैक्सी ड्राइवर ने पूछ लिया, मैम कहाँ चलो? आन अपने ख्यालों से चौंकी। यूं ही चलते रहो। आन ने खुद को पुरस्कून किया, फिर अलीदान को कॉल मिलाया। उसे यकीन था अलीदान ने बिल्कुल भी अवान फैमिली को टारगेट नहीं बनाया। अलीदान को कॉल जा रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। चीरकर उसने ड्राइवर से गाड़ी यूनिवर्सिटी मोड़ने को कहा और सना हमजा को कॉल किया। हेलो, क्या तुम मसरूफ हो? एक प्रोग्राम देखने में मसरूफ हूँ हैरिया।
मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, साथ डिनर करने चलते हैं। ओह, तो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वह हैरान हुई। क्या तुमने सिर्फ इसलिए कॉल की? क्या खाना चाहती हो? सना ने पूछा। वहां चलते हैं जहाँ पर वाइन मिलती हो। क्या तुम वाकई मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो? सच में? वो हैरान होकर चिढ़ी। मैं तुमको पिक करने आ रही हूँ। श्योर। फिर तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फुल ना हो जाए, सना ने एक्साइटेड होकर मजे से कहा। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गई। आने स्पेशल रूम मांगा और बेहारे को दर्जन बार बियर लाने का ऑर्डर दिया, जिस पर सना हमजा को लगा कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है, वरना आन इस तरह दर्जन बियर्स ना मंगवाती। आन सब ठीक है? वो परेशान हुई। आन धीमा से मुस्कुराई। हाँ, सब ठीक है, बस डिप्लोमा हासिल करने से पहले ये आखिरी अहमकाना हरकत होगी। आधे घंटे के बाद अलीदा मीटिंग रूम से फारग होकर जैसे ही ऑफिस पहुंचा, टेबल पर उसके सेल फोन की स्क्रीन रोशन हुई। अलीदा ने झट से फोन उठाया, जहां पर आन असमत की मिस कॉल थी। अलीदा ने मुस्कुराया और जल्दी से कॉल बैक की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अलीदा ने आईब्रोज चढ़ाई। आप फिर से नाराज हो गई? और बेसब्री से दोबारा कॉल की। इस बार कॉल उठा ली गई, लेकिन आन की बजाय किसी अजनबी औरत की आवाज आई। हेलो, हेलो। पता नहीं आपको क्या काम है, प्लीज कल सुबह कॉल कीजिएगा। फोन का मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो मैं आपके फोन का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अलीदान को लोकेशन मौसूल हो चुके थे। 50 मिनट बाद अलीदान रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, जहां एक कुर्सी पर चढ़ी हुई आन नशे में झूल रही थी। उसके गिर्द 4 वेट्रेस खड़े थे और एक स्टाइलिश सी लड़की भी। आन नस्मत छत पर लगे हुए स्टाइलिश से शीशे के फानूस की तरफ इशारा करके नशे में मदहोश बच्चों की मानस जिद किए जा रहे थे। मुझे ये चाहिए, मैं कुछ नहीं जानते, बस यही चाहिए। सना हमजा की नजर दरवाजे पर खड़े शानदार इस शख्सियत पर पड़ी तो वजहों की। क्या ये मिस्टर अलीदान शाह ने जो हबड़ों में नजर आता है? वो काफी सर्द मजाज भी सा लगता है, लेकिन हबड़ों की उल्ट हकीकत में तो ये बहुत ही हैंडसम लग रहा है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों नजर आया? क्या ये गलती से आया? मिस प्लीज नीचे आए, अगर ये फानूस टूट गया तो हमारा नुकसान होगा, वेटर्स परेशान से कहती है। सना हमजा जल्दी से अपने हवास में वापस आई और आन को संभाल कर नीचे उतारने लगी। आन नीचे आओ, मैं तुमको इससे भी बड़ा और बहुत बड़ा लेकर दूंगी। ओके? नो, आई वांट दिस। आन ने बोले पार से मुंह बनाया। मैं ये खरीदता हूँ, आप ये लैंप उन्हें दें और जो भी कहती हैं दे। अल्तान की सर्द आवाज गूंजी। सबने मुड़कर अल्दान को देखा, वही हैरानगी से जगह पर थम गए। अल्दान ने वॉलेट से कार्ड निकाला और वेटर्स को दिया। तुम कुछ भी खरीद सकती हो, जो चाहो। इधर सन्ना हमजा यह सुनकर शॉक में चली गई। व्हाट ये क्या चल रहा है? आने अब वापस मुल्कों से देखा और मासूमियत से बाजू उसकी तरफ फैलाकर मुस्कुराई। अली दान शाह उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका वजूद ढीला हुआ, तकरीबन गिरने वाली हुई, लेकिन अलीदा ने बढ़कर उसे थामा और अपने हसाब में लेकर हिफाजत से नीचे उतारा। आने उसे हल्के से देखा और नाराजगी से उसके बाजू झटके। बच्चों की तरह मुंह बनाकर फानूस की तरफ उंगली की। मुझे ये चाहिए अलीदान शाह, बस यही क्रिस्टल बॉल चाहिए। अलीदान बिना कुछ कहे हुए कुर्सी के कागज पर चढ़ा और क्रिस्टल बॉल को खींच कर उतारा, जिससे उसका किनारा टूटकर अलग हो गया। फिर नीचे उतरकर आन के हाथों में दिया, जो उसने अपने दोनों बाजू में छुपा लिया। उसको देखकर बच्चों की तरह आंखें फाड़े खुश हो रही थी। ये मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है, ये मेरा है। वहां पर खड़े लोगों से बेखबर वो दोहराए जा दिए। हर एक दंग हुआ। क्या ये भी कोई चीज थी? अल्दा ने सबको गुरा। आप सब जा सकते हैं। फिर सना हमजा की तरह घुमा, जो हैरान थी। यह सब देख रही थी, खुद भी दंग थे। क्या आप आन की दोस्त हैं? अल्दा ने नरमी से पूछा। अल्दा ने आन को अपने हंसा में लिया। आप जा सकती हैं, मैं उनको घर लेकर जाता हूँ, आप भी जाकर आराम करें। ये कहते ही आन को अपने दोनों बाजू में उठा लिया। आन की तवज्जो अपने हंसा में क्रिस्टल बार बार थी। वलिदान के यूं उठाने पर कुछ ना बोली, ना ही इतजाज किया। पीछे सना हमजा साकत खड़ी रह गया। जब अल्दान दरवाजे से ओझल हुआ, तब जाकर उसे होश आया और वो पीछे भागी। सुनिए सर, मैं आपको नहीं जानती, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं जाने दे सकती। अल्दान ने सख्त नजर से देखा। बकौल आपके हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैं उसे आपको भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो उसकी दोस्त हूँ। सना हमजा ने रोका। तब तो मेरा रिश्ता उससे ज्यादा करीब है। अल्दान ने नरमी से कहकर आन को गाड़ी में बिठाया। सना हमजा दग रह गई जब अल्दान की फ्रंट जेब में अटका हुआ पेन देखा। आप आन के भाई हैं? अल्दान ने आईब्रो चढ़ाकर उसको देखा। तुम जानती हो कि उसका भाई भी है? आपकी जेब में मौजूद पेन की वजह से पहचाना। आन ने ये अपने भाई को तोहफा देने के लिए खरीदा था। अल्दा ने लाभ बीज कर जेब में मौजूद पेन को देखा और साड़ी लाया।
کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ الدان نے نرمی سے پوچھا اور سنا نے فقط سر ہلا دیا۔ آن گاڑی میں ہی الدان کے شانے سے سر ٹکائے، بازو کے حصار میں کرسٹل بال کو مضبوطی سے پکڑے بے سوچ سوئی ہوئی تھی۔ گاڑی نے جیسے ہی موڑ کاٹا، آن کی جھٹکا لگنے سے آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ گاڑی روکو، آن چلائی۔ کریم نے جلدی سے گاڑی روک دی۔ آن گاڑی میں بری طرح سے جی کٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر بھاگی۔ الدان میں پریشان سا اس کے پیچھے نکلا۔ آن بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ الدان اس کی پیٹھ سے لانے لگا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے پی جاتی ہے؟ یہ کس سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے اتنی کیوں پی؟ الدان پریشان سے اس کی پیٹھ سے لاتے مسئلہ سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ الدان شاہ متلی ہوتے ہی وہ پھر نیچے جھکی۔ تو تم الدان شاہ؟ سر اٹھا کر الدان کو دیکھا۔ آن کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ تم الدان شاہ ہو؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ یس، میں ہی الدان ہوں، نرمی سے اقرار کیا۔ نہ، وی کانٹ بی فرینڈ الدان شاہ، اٹس رائٹ، نیور، نہیں بن سکتے الدان کے دوست، نو۔ اسے انگلی ہلائی، اسے نفی میں انگلی ہلائی اور نفی میں مسلسل سر بھی ہلاتی رہے۔ وہ مصیبت ہے۔ اچھا، میں کیوں مصیبت ہوں؟ الدان نے جاننا چاہا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے، کس نے اسے الدان کی وجہ سے ہراسان کیا۔ الدان شاہ، ہر بات اوان خاندان سے جڑی ہے، ہر چیز اوان خاندان سے متعلق ہے۔ میں ان سب سے دور چلی جانا چاہتی ہوں، دور۔ سب مصیبت ہے، سب۔ وہ الدان کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ ایک غصے کی شدید لہر اس کے دل میں ابھری۔ چھوڑوں کا نہیں، میں سکندر اوان۔ وہ نیچے گھٹنے موڑ کر درد کے ساتھ بیٹھ گئے، اسے گلے سے لگا لیا۔ مسٹر ٹری، آج میں تم سے برادرانہ حلف لیتی ہوں، آج سے تم ہی میرے رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے نا؟ بات پوری ہوتی اس نے ایک ہاتھ سے الدان کے کالر کو تھاما۔ الدان، اب میری بھی ایک فیملی ہے۔ آنکھ کو اس طرح سے بات ختم کرنے کے بعد ہنستا ہوا دیکھ کر الدان کے دل میں ناقابل بیان تکلیف ہوئی۔ وہ کسی بھی طرح سے اس کو ایسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ الدان نے گہری سانس پر خود کو سنبھالا اور دونوں ہاتھوں سے آن کے شانے تھام کر اٹھاتے ہوئے بولا، چلے، میں آپ کو واپس لے چلو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ آن ضدی کرنے لگی، اپنی فیملی کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ الدان اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی، میں کسی کو بھیج کر آپ کی فیملی کو گھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی؟ وہ بے یقین تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ الدان نے یقین دلایا۔ آن ایک ہاتھ سے کرسٹل بال سنبھالا اور دوسرے زمین پر سہارا لے کر اٹھنے لگی۔ جیسے اٹھی، سر چکرایا، زبردست متلی ہوئی اور جھٹکے سے سب کچھ الدان پر اگل دیا۔ الدان تو جیسے شوق میں چلا گیا۔ اس کی جیکٹ گندی کر چکی تھی اور اسے دیکھ کر بچوں کی طرح کہکے لگائے جا رہے تھے۔ الدان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جو وہ چاہتے ہوئے بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے 2 حصوں میں کاٹ کر آ دیتا، مگر یہاں سامنے آن تھی اور اس کی حالت بھی ایسے نہ تھی کہ اس پر غصہ کرتا، ضبط کی آری حدوں کو چھوتا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے گندی جیکٹ کو اتار کر دور پھینک دے اور آن کو زبردستی ساتھ لیتا جا کر گاڑی میں پھینکنے کے سے انداز میں بٹھایا۔ آن نے کرسٹل بال کو بری طرح سے دبوچا ہوا تھا، جیسے کوئی چھین لے گا۔ الدان نے کریم کو گاڑی چلانے کا اشارہ دیا اور تھوڑی دیر خود کو پرسکون کر کے اسے دیکھا جو کرسٹل بال کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ داغ ہوا، آپ کو کرسٹل بال زیادہ پسند ہے؟ چپ۔ وہ منہ پہ انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کی تسلی کی اور جھک کر اس کے قریب آئی۔ یہ میجک بال ہے، اس جادوئی بال سے میں اپنی ماں کو واپس لاؤں گی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ پاگل کی طرح کہکے لگانے لگے۔ یوں ہی ہنستے ہنستے وہ گندگی میں چلے گئی۔ گاڑی ولا پہنچی تو آن مکمل بے ہوش تھے۔ الدان سے اٹھا کر اندر لایا۔ ملازمہ اس کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ اپنے مالک کی شرٹ پر گندگی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ جھجکتے ہوئے کہا، مالک، آپ چینج کا لیں، میں آن میمون کا خیال رکھتی ہوں، آپ واش کا لیں۔ الدان نے بنا جواب دیے آن کو ایسے اٹھاوے اپنے روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا اور جیسے ہی اٹھنا چاہا، آن نے دونوں بازو اس کے گلے میں ہمال کر کے اس کے دور ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، ایسے جیسے آن کو کسی اپنے کے کھونے کا ڈر ہو۔ ہڑبڑاہٹ جاری تھی۔ الدان نے غور سے سننے کی کوشش کی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، مجھے ڈر لگتا ہے ماں۔ الدان نے پھر سے اسے بازو میں اٹھایا اور ہادمہ جس کی مدد کو آئی تھی اسے جانے کو بولا، جا کر آرام کرے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ ہادمہ خاموشی سے سر ہلا کر واپس چلی گئی، البتہ اس کے چہرے پر حیرت ضرور نمودار ہوئی تھی۔ الدان اس کو اٹھا کر واش روم میں لایا اور شاور کے نیچے کھڑا کر کے شاور چلا دیا۔ پانی کے دار سے اپنی شرٹ سے گندگی بھی دور کی اور آن کو بھی واش کرنے لگا۔ دونوں مکمل بھیگ رہے تھے۔ الدان اسے بامشکل تھامے ہوئے تھا، جبکہ
आन मुकम्मल उसके बाजू के सहारे करती, ऐसे जैसे जिसम में कोई हड्डी ही ना हो। अलिदा ने बामुश्किल शैम्पू से उसके बाल धोए और फिर खुद को वॉश किया और बत्ती ऑफ करके आन के कपड़े उतारकर बाथ रोब से उसे डांपा, उसे उठाकर बेड पर लटाया, फिर गहरी सांस भरकर खुद भी भीगे कपड़े चेंज किए। इस सारे अमल ने उसे बुरी तरह से थका दिया था। बाहर आकर उसे फिर से उठाकर अपने सीने के सहारे से बिठाया और हेयर ड्रायर से उसके भीगे बाल सुखाए। आन वही उसका सीने पास सर रख के दोनों बाजू उसके गिर्द किए हुए सोई हुए थे। बाल ड्राई करके आंख को लटाया और खुद भी थका थका से लेट गया। पास लेटा वजूद वाकई उसके सब्र को आजमार था। बड़ी मुश्किल से दिल में उठती हुई ख्वाहिशात को थप्पड़ का सुलाया और ये बहुत मुश्किल था। अल्तान रूह मोड़कर पर झुका। आन के दिल फ्रेब नकूश उसे अपनी तरफ माल कर रहे थे। उसे अपने हसार में लिया और हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी से बाल हटाकर संवारे, फिर हाथ से रुकता हुआ उसके चेहरे के दिल फ्रेब नकूश को छूता उसके होंठों पर ठहर गया। आपके वो खुद को रोक ना पाया और उसके दिल फ्रेब होंठों पर झुका। आन का मदोशी में अपने होंठों पर खचाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा किसी ने उसकी सांस से खींच ली हो। क्या यह हकीकत थी या कोई हवाब था? अल्दा ने चाह के कुछ और आगे बढ़े, लेकिन आन बेहतियार एहतजाज करते खुद को छुड़वाने लगे। आंखों पर हाथ रख दिया और चीख चीख कर रोने लगे। उसकी यह हालत देखकर अल्दा को तकलीफ हो रही थी। उसे बढ़कर उसे अपने हंसा में लिया, उसके बाल में उंगलियां डालकर सहलाकर और पुरसकून करने लगा। आन के सीने पर मुंह छुपाए मसलसल बड़बड़ा रहे थे। माँ, आई हेट यू, आई हेट यू, मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ गए, अपने साथ क्यों ना लेकर गए, मुझे ये दुनिया पसंद है, मुझे ये लोग पसंद है, मुझे अपने साथ क्यों ना लेकर गए, क्यों सबके पास बाप है मेरे पास नहीं, क्यों? फिर गुंदगी में अल्तान के गिर्द मजबूती से बाजू का घेरा बना लिया। मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मैं दोबारा नहीं चाहती कि मैं सबको देखना नहीं चाहती। अल्तान की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। पजल के टुकड़े टुकड़े थे जो बिखरे हुए थे। आन की अधूरी बातें सुनकर अल्तान ने कन्फर्म किया कि आन असमत को अवान फैमिली ने साथ परेशान किया। इसी वजह से आन ने ड्रिंक की और जो भी बोल रही है उसके लाशों का दबा व खौफ था। बजाय वो दुनिया की आगे मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से वही डरी सहमी सी लड़की थी जिसे सहारे की जरूरत थी। और अल्तान ने फैसला किया था कि वो आन को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। उसके बालों का सहलाते सहलाते उसके हसार में लिए वह खुद भी थका थका सा सो गया।